हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। तो कल के टॉपिक में जो है हम कल के क्लास में जो है हम लोग द्रव अवस्था तक देखे थे और आज जो है हम लोग गैसीय अवस्था से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज जो है हम लोग गैसीय अवस्था से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग को फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल पे जो भी वीडियो आते हैं उसको आप लोग लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। टॉपिक है गैसीय अवस्था। ठीक है, आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। तो क्रियाकलाप के माध्यम से जानेंगे। 100 ml की 3 सिरिंज लें और उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दें, जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया है। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लें। पहला सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरे में जल और तीसरी में चॉक के टुकड़े भर दें। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर स्पेंडित करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आपने क्या देखा, किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया? अपने प्रेक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया? तो हमने देखा कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की स्पिंडीयता यानी कॉम्प्रेशन काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे जो है इसे जो है आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। ओके, तो चलिए हाईलाइट ऑन कर लेते हैं हम लोग। अब करते हैं हाईलाइट। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर से संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में स्पंदित प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। ठीक है, आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। स्पिंडीयता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश लिए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। ओके, तो इधर आइए, राइट साइड में फिर क्या लिखा है देखें। तो यहाँ है, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण यह कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। नेक्स्ट है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल एवं गैस जैसे जलवाष्प। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? तापमान परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, तापमान परिवर्तन का प्रभाव। क्रियाकलाप, एक बीकर में 100 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें एवं चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक उबलने न लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखे रहें जब तक अधिकतर जलवाष्प न बन जाए।
जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ओके, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ओके, और फिर है तापमान पर परिवर्तित हो जाता है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ का गलनांक जो है 273.16 केल्विन होता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन होता है। ठीक है, नोट, तापमान की अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक केल्विन है और 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.16 केल्विन होता है। सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन ही मानते हैं। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 घटाना चाहिए और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 जोड़ना चाहिए। अब है, देख लेते हैं लास्ट क्या था यहाँ पे। हाँ, तो था क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। ठीक है, तो अपने परीक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठीक है, तो बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। ठीक है, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया तापमान समान रहता है। ठीक है, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यह गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर जो है बर्फ पर अधिक होती है। ठीक है, उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी तेज ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर यह वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है वे इसका क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, उसे इसका जो है क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समिष्ट गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 प्लस 100 इक्वल टू 373 केल्विन होता है। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया। 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प जो है के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ओके, अब देखिए ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। तो ठोस अवस्था से जो है द्रव अवस्था में जा सकती है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जा सकती है हीट करने पर यानी कि ऊष्मा देने पर, और शीतलता करने पर जो है गैसीय अवस्था से जो है द्रव अवस्था में आ सकती है और फिर द्रव अवस्था को शीतलता करने पर जो है ठोस अवस्था में जा सकती है।
अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म होने पर यह ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। एक क्रियाकलाप है, थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लें और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाल दें। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, तो क्या होता है फिर आइए देखें। उससे पहले है कि अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, अब है दाब परिवर्तन का प्रभाव। ओके, हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? तो इसका है दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? बहुत ही VVI है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। नोट कर लीजिए फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार BPSC के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ कहते हैं, यानी कि ड्राई आइस कहते हैं। ओके, इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। ठीक है, अब है वाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या आपने दैनिक जीवन से ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ओके, ये नोट देख लीजिए। एटमॉस्फेरिक ATM गैसीय दाब के मापक का मात्रा है। दाब का SI मात्रक पास्कल है। 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेरिक होता है और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। हमारे आसपास के पदार्थ, ओके, गीले कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है, गर्मी के दिनों में जो है गीले कपड़े सूख जाते हैं, यही था ना वाष्पीकरण, हमने किया नहीं था। तो देखिए, पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या बदलना आवश्यक है? क्या आपने दैनिक जीवन से ऐसा आप कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि पदार्थ के कण जो है हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, एक क्रियाकलाप के बारे से हम इसे समझते हैं। तो क्रियाकलाप इसमें दिया है, तो आइए देखिए। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर हम जानते हैं कि वाष्पीकरण पर सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। ओके, तापमान में वृद्धि।
तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वो वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। अब है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। खुले हुए बर्तन में जब रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटेन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के उदाहरण दे सकते हैं? तो हाँ, देखिए, गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है जिससे हमें शीतलता मिलती है। शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रस्फुट ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर में अवशोषित हो जाती है जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? तो किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा जो है ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है जो हमें जल की बूंदे के रूप में नजर आता है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर से हमने क्या सीखा उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, द्रव जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, द्रव जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ओके, हमारे आसपास द्रव 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है, ठोस, द्रव और गैस। नेक्स्ट पॉइंट है, ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन तीनों के मध्यवर्तीय होते हैं। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम गैसों के लिए या अधिकतम किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्तीय है। ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल व अस्खलित हो सकती है। गैसों में कोई क्रम नहीं होता है, इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ओके, ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। क्वथनांक की समशिष्ट परिघटना जिसमें समशिष्ट के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होते हैं। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। ओके, वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। सतही क्षेत्रफल जिसका वायुमंडल के प्रति
परित्याग होता है। तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। नेक्स्ट है, कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। कुछ मापने योग्य राशियां और उनके मात्रक जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए। तापमान का मात्रक केल्विन, ठीक है, और फिर से लंबाई का मीटर, ठीक है, अब है संहति का किलोग्राम होगा, ओके, भार का न्यूटन एन, आयतन का घन मीटर, मीटर क्यूब, घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर, केजी, ठीक है, ये है केजी मीटर पर 3 ऐसे करके है, देख लीजिएगा। फिर दाब का पास्कल पीए। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, तो इस क्वेश्चंस के लिए जो है हम एक अलग से वीडियो बना के ला देंगे, 4-5 मिनट का वीडियो होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि बीपीएससी टीचर के लिए अभी बहुत सारे क्लासेस हमारे चैनल पे चलेंगे, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। थैंक